गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीसी सांचौरी चैनल पर मैं पीसी सांचौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब मस्त होंगे, मंगल होंगे, अच्छी तरह अपने लक्ष्य के प्रति लगे होंगे। मैं एग्जाम न्यूज एनालिसिस हमारे एपिसोड की शुरुआत करूं इससे पहले आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जितना प्यार आपने मुझे लुटाया है, जितना आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, जितने शुभ चिंतक आप मेरे प्रति बने हो, इसके लिए खूब खूब ईश्वर से आपके लिए मैं दुआ करता हूं। मैं ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस की शुरुआत करूं उससे पहले जो मैंने कहा है वो कार्य आप कीजिए कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे ए बेखबर है, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे ए बेखबर है। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। फ्रांस का फुटबॉलर एम्बापे, वो फ्रांस को विश्व कप, फीफा विश्व कप वर्ल्ड जो कतर में हुआ 2022 का और 22वां संस्करण था, वो जीता नहीं पाया। लेकिन उनके सामने इस आकाश पर, इस गगन क्षितिज पर एक सूरज जो चमक करके आया, फुटबॉल का सितारा लियोनेल मेसी। मेसी से ज्यादा चर्चा फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे की हो रही है, क्योंकि उसने अपने अकेले दम पर और 23-24 साल का एक युवा खिलाड़ी, जिसने एक बार तो अर्जेंटीना के मुख से और उसके जबड़े से फीफा विश्व कप छीन तक लिया था कि दूसरे हाफ तक अर्जेंटीना आगे चल रहा था, लेकिन किलियन एम्बापे के गोल से बराबरी पर छूटा। फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, फिर भी 3-3 पे बराबरी पे छूटा और फिर आखिर पेनल्टी शूट आउट के अंदर अर्जेंटीना 4-2 से जीता। लेकिन लियोनेल मेसी को हाथ पकड़ करके उसका साथ देना पड़ा और कहना पड़ा कि वास्तव में यू आर दी ग्रेट। तो इस प्रकार आप यदि मेहनत करते हो और यदि हार भी जाते हो तो आपके चर्चे जीतने वाले से ज्यादा होते हैं कि वाकई क्या काबिल तारीफ उसकी पर्सनालिटी थी कि उन्होंने अपने अंतिम प्रयास तक उन्होंने संघर्ष किया, अंतिम प्रयास तक उन्होंने मेहनत की नदियां बही, मेहनत की गंगा निकाली। तो लगे रहिए अपनी मेहनत पे, क्योंकि आपको हो सकता है कि जिस दिन आप मेहनत छोड़ो उससे एक कदम आगे आपकी सफलता थी। यदि लियोनेल मेसी जब पेनल्टी शूट आउट में, जब किलियन एम्बापे के पेनल्टी शूट आउट पे निराश हो जाता कि हो सकता है कि फ्रांस जीत जाए, लेकिन लियोनेल मेसी अपने आखिरी सपने, क्योंकि लियोनेल मेसी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में था, लेकिन मेरा एक सपने में कोई दीवार बना हुआ था, रोड़ा बना हुआ था, वो था किलियन एम्बापे जो फ्रांस का खिलाड़ी था। लेकिन लियोनेल मेसी आखिर जीतता है और अपने सपने को पूरा करता है। आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात जागते रहिए और एक योगी की भांति तपस्या कीजिए, बस सफलता आपके एक कदम आपसे दूर है। आइए आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो एग्जाम न्यूज एनालिसिस है उसको हम देखते हैं कि ईआरसीपी के निर्माण के कार्य जल्द पूरे करने के लिए निगम गठित। ये एग्जाम न्यूज एनालिसिस हमारा सूजस राजस्थान सूजस बुलेटिन, राजस्थान सूजस आवाज, जो अभी वर्तमान में राजस्थान सूजस का ऐप भी आ गया है और 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों ने उसे डाउनलोड किया है। आप भी अपनी न्यूज से जुड़े रहने के लिए, राजस्थान की न्यूज से जुड़े रहने के लिए जो DPIR है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन रिलेशन, उसका ऐप है जो हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जारी किया है। आप भी उससे जुड़िए और उस ऐप को डाउनलोड करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीके के क्वेश्चन वहां से आप चोरी करते रहिए, छांटते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारे एग्जाम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। देखिए ये हमारा राजस्थान और हमारा पहली न्यूज है कि ईआरसीपी के निर्माण के कार्य जल्द पूरे करने के लिए निगम गठित। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वो नहर परियोजना है जो पूर्व की राजस्थान की नदियों को इंटरकनेक्ट करेगा।
आंतरिक चैनल के द्वारा और सर्पिलाकार रूप में वो इंटरकनेक्ट करेगा। और यदि शहर के बीच से जा रही है तो ऐसी कैनाल भी बनाई जा सकती है जो अंडरग्राउंड हो और पूरी नदियों नदी बेसिनों को आपस में जोड़ा जाएगा। और राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा चर्मणवती कामधेनु राजस्थान की चंबल नदी को पूर्वी राजस्थान की नदियों से और नहरों से जोड़ करके पूर्वी राजस्थान के अंदर जल की सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए और बांधों के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। ये एकमात्र ऐसी परियोजना है कि कभी माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो फीफा वर्ल्ड कप के उस लियोनेस मेसी की भांति और एम्बापे की भांति टिक लगाते हैं और गेंद जाकर के केंद्र सरकार के पाले में पड़ती है और केंद्र सरकार के पाले में जो सामने खिलाड़ी है वो माननीय गजेंद्र सिंह जी है, वो भी वापस उसी गेंद को टिक लगाते हैं, कभी राजस्थान सरकार के पाले में डाल देती है। इस प्रकार चूहे और बिल्ली का खेल है वो चलता रहता है। ये तो राजनीति का खेल है, वो अलग खेल रहे हैं, लेकिन हमारी जीके की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है इसकी तरफ आते हैं कि राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है क्या। ये राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई करवाएगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। 13 जिलों में कौन कौन से हैं? देखो, पहला जिला है वो है अलवर। पूछा जा सकता है कि कौन सा है? अलवर है। अलवर के बाद में भरतपुर है, भरतपुर के बाद में धौलपुर है, धौलपुर है। मत्स्य संघ के 4 जिले हैं। धौलपुर के बाद में करौली है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर है। 13 जिलों में ये सिंचाई और पानी की व्यवस्था करवाएगा। सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में ये कोटा है, फिर ये बारा है, फिर ये झालावाड़ है, बूंदी है, दौसा है, टोंक है, जयपुर है, अजमेर है। देखो काउंटिंग करते हैं। अजमेर 1, जयपुर 2, टोंक 3, दौसा 4, बूंदी 5, झालावाड़ 6, बारा 7, कोटा 8, सवाई माधोपुर 9, करौली 10, धौलपुर 11, भरतपुर 12 और अलवर 13। इस प्रकार ये राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वन्य जीव अभयारण्यों के लिए व्यवस्था, इनकी व्यवस्था करेगा। देखो, राजस्थान जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट है वो ये कहती है, और राजस्थान जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि राजस्थान में जितना भारत का सतही जल है, यानी विश्व का 4% जल भारत के पास है, और भारत का सतही जल केवल 1.16% जल राजस्थान के पास है। खूब सारी नदियां हैं, खूब सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन सतही जल के मामले में विश्व का 4% जल भारत के पास है, और भारत का 1.16%, केवल 1.16% पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1.16% सतही जल राजस्थान के पास है, जबकि राजस्थान के पास भारत के क्षेत्रफल का 10.41% यानी 10.40% क्षेत्रफल है भारत का, जबकि जल केवल 1.16% है। और टोटल यदि सतही जल और भूमिगत जल को मिला लिया जाए तो भारत के जल का 1.72% जल है वो राजस्थान के पास है। सतही जल और भूमिगत जल दोनों को मिला दिया जाए तो राजस्थान के पास भारत के कुल जल का 1.72 यानी 1.72% जल राजस्थान के पास है। सतही जल का आंकड़ा पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि राजस्थान के पास में कुल कितना ही सतही जल है, यानी लगभग 1%, 1.16%, लेकिन लगभग पूछा जाता है तो 1% होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.4% क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, जबकि जल की मात्रा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो इस प्रकार जल की मात्रा बहुत न्यूनतम होने के कारण ये राजस्थानियों का सपना है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के माध्यम से ये प्रोजेक्ट पूरा हो, और राज्य सरकार की ये मांग है कि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया जाए, इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर दिया जाए। राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने पर
ये 90% राशि केंद्र सरकार जारी करेगी। 90% राशि केंद्र सरकार अपनी तरफ से लगाएगी और राज्यांश के रूप में केवल 10% हिस्सा राज्य को देना पड़ेगा। और ये जब पूर्व की राजस्थान की नदियां हैं, चंबल, पार्वती, कुन्नू, काली सिंध, इन नदियों को जोड़ा जाएगा। इन नदियों को जोड़ करके आपसी इंटरकनेक्ट चैनल बनाए जाएंगे, भूमिगत चैनल बनाए जाएंगे और इस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा मोटा मोटा अनुमान है कि ये राजस्थान के 23% भाग में 23% भाग को कवर करेगी और कुल जनसंख्या का 41% भाग को कवर करेगी। क्योंकि राजस्थान के इन 13 जिलों की जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, यानी 23% के आसपास, जबकि जनसंख्या का इन जिलों के अंदर 41% भाग रखता है। राजस्थान की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी के बाद में सबसे बड़ा बजट है यदि किसी में लगाया गया है तो वो ERCP के लिए आवंटित होगा। और ऐसा अनुमान है कि यदि अभी प्रारंभ किया जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी थोड़े दिन पहले 25 करोड़ रुपए उसकी क्रियान्वित के लिए जारी कर दिए हैं और सरकार ने बजट व्यवस्था भी की है कि इस प्रकार का बजट ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट कैनाल के तहत, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत लगाया जाएगा। यह बजट भी जारी किया है। और रिफाइनरी के बाद में ये राजस्थान की दूसरी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ERCP क्या है, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी नदियां जोड़ी जाएगी। लगभग ऐसा मोटा मोटा अनुमान है कि 26 बांधों के अंदर जलापूर्ति ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। जैसे हमारे करौली का पांचना बांध है, हमेशा खाली रहता है, तो ऐसे बांधों के अंदर जल की जब कमी हो जाएगी तो आवक, बीसलपुर बांध है, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, उनको इंटरकनेक्ट कैनाल के माध्यम से जोड़ करके जलापूर्ति की जाएगी और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका भी रिचार्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ERCP परियोजना है, उनके लिए राज्य सरकार ने निगम गठित कर दिया। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल निगम गठित करके राज्य सरकार है वो अपने कदम बढ़ा चुकी है। अगली न्यूज की तरफ आते हैं। बिल्कुल धैर्य से, और ज्योग्राफी का कोई यदि आपका टॉपिक है और आप ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री का कोई टॉपिक है जिसपे आपको अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है, तो आप इनबॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस पे आपको बना करके देना है। यदि आपको समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपके मन भा रहा है और मन को लुभा रहा है, तो आप उस पर लिख करके नीचे इनबॉक्स में मुझे लिख करके कमेंट करोगे कि सर अगला हमारा टॉपिक ये होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोत्साहित करना है कि इस प्रकार डिजिटल जो हमारा बोर्ड है वो जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ नेटवर्क की समस्या है, इंटरनेट की समस्या, उसको भी सुलझाने की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आइए दूसरी न्यूज पढ़ते हैं कि राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, कितने पुरस्कार मिले हैं? 4 पुरस्कार मिले हैं। राजस्थान को जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तब वो अखबार की सुर्खियां बनता है, अखबार के माध्यम से उसे करंट जीके का हिस्सा बना करके या उसे स्टैटिक जीके का हिस्सा बना करके उस समय का इतिहास, उस समय की ज्योग्राफी, वहां के कुछ और बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट जीके का जो क्वेश्चन बना है, राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, कितने पुरस्कार मिले हैं? 4 पुरस्कार मिले हैं। और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से नहीं मिले हैं? देखो, दूरसंचार प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का एक पोर्टल है जन कल्याण पोर्टल, और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का इसको गोल्ड अवार्ड मिला। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का है। किसका है? पहला सूचना, यह मंत्रालय विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का एक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल, और प्लस ई मित्र, ई मित्र। इनको
2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है जन कल्याण पोर्टल को और ई मित्र को। देखो, जन कल्याण पोर्टल वो पोर्टल है जिस पर राज्य सरकार के सारे विभाग और जिलों की वेबसाइट का संचालन किया जाता है। जितनी भी राज्य सरकार की वेबसाइट है, जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से ही सभी जिलों की और विभागों की और राज्य सरकार की जितनी भी वेबसाइट है उनका संचालन किया जाता है जन कल्याण पोर्टल पर। जन कल्याण पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिस पर एक क्लिक द्वारा जनता से संबंधित जन कल्याण की सारी योजनाओं को एक क्लिक के माध्यम से देखा जा सकता है। तो जितना भी राजकाज होता है वो जन कल्याण पोर्टल पे डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ई मित्र को मिला है। देखो, राज्य सरकार ये दावा करती है कि वर्तमान में हमने लगभग 600 सेवाओं को ई मित्र पर डाल दिया है और ई मित्र है वो लगभग 600 राज्य सरकार की सेवाओं को, राज्य और गैर सरकारी सेवाओं को भी लगभग 600 की संख्या बता रही है राज्य सरकार। वो कह रही है कि हमने 85,000 अब तक ई मित्रों का निर्माण स्थापित कर चुके हैं, जो गांव ढाणी खेत खलियानों शहरों गली मोहल्लों आदि में नुक्कड़ नुक्कड़ पर राज्य सरकार की सेवा देने के लिए और 600 से अधिक सेवा देने के लिए 85,000 ई मित्रों को हमने स्थापित कर दिया है। इस 600 सेवाओं के अलावा ये भी कहते हैं गवर्नमेंट टू जो सिटीजन सेवा है वो भी 400 के लगभग स्थित है। 600 में से 400 ऐसी है जो गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो ई मित्रों की संख्या राज्य सरकार के दावे के अनुसार 85,000 हो गई है। कितनी सेवा दी जा रही है? 600 सेवा ई मित्र पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं दी जा रही है। ये भी कह रही है कि 600 सेवाओं में से हमने गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं वो लगभग 400 के आसपास है। इसके अलावा जो अवार्ड मिला है वो मिला है राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म को। दूसरा अवार्ड है वो है राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजकाज डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको अवार्ड मिला है और राज्य सरकार का यह दावा है कि उनको सिल्वर अवार्ड मिला है। राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो एसएसओ आईडी होती है उसके माध्यम से संचालित किया जाता है। आज घर बैठा व्यक्ति एसएसओ आईडी बना करके किसी भी प्रकार का आवेदन, किसी भी प्रकार की सेवा का लाभ एसएसओ आईडी के माध्यम से लिया जा सकता है। आपको कोर्ट कचहरियां या पंचायत समिति एसडीएम ऑफिस इनमें आपको धक्का नहीं खाना पड़ता है और घर बैठे आप एसएसओ आईडी के माध्यम से, यानी राजकीय कर्मचारियों के सारे काम राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को जो अवार्ड मिला है वो इसको गोल्ड अवार्ड है, इसको सिल्वर अवार्ड है और ये राजकाज डिजिटल ये राजकीय कर्मचारियों के लिए है। तीसरा जो अवार्ड मिला है वो इसको गोल्ड अवार्ड है और वो मिला है हाउसिंग बोर्ड राजस्थान को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड किसको मिला है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, वो मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। हाउसिंग बोर्ड क्या है? ये 1970 में स्थापित हुआ था और जो भूमिहीन है और जो घरहीन है, जिनके पास में आवासहीन है, आवासों का निर्माण जो नहीं कर सकते, और ऐसा है उन लोगों के लिए आवासों की व्यवस्था के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पहले लॉटरी के माध्यम से आवासों का आवंटन करता था और वर्तमान में बोली के तहत आवासों का आवंटन करता है। ये सिविल सर्विसेज सर्वेंट से लगा करके, आईपीएस आईएएस से लगा करके, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों से लगा करके, टीचर्स और पत्रकारों तक
अलग अलग कॉलोनियां बसा करके वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से और बोली लगा करके दोनों तरीकों से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवास आवंटन करने का कार्य कर रहा है। और वर्तमान में जयपुर के अंदर खूब सारी इसकी जो कॉलोनियां जो इन्होंने काटी है और हाउस बनाए हैं वो चर्चा में भी रहे हैं। पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जा रही है, आईपीएस आईएएस के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना होती है 1970 में और स्वायत्त निकाय के रूप में होती है और इसको वर्तमान में इसको गोल्ड अवार्ड दिया जा रहा है। और चौथा जो अवार्ड मिला है वो दिया गया महिला एवं बाल विकास विभाग को। महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये जो योजना है वो महिला एवं बाल विभाग की है। महिला एवं बाल विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसको भी अवार्ड मिला है। तो 4 अवार्ड मिले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का। हम विस्तार करें इससे पहले एक बार रिवीजन करेंगे कि 4 अवार्ड मिले हैं, किस किस क्षेत्र में मिले हैं। एक मिला है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जल कल्याण पोर्टल और ई मित्र को 2022 का इसको गोल्ड अवार्ड, राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म को और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना महिला एवं बाल विभाग की है। आइए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ें। जैसे हमने सूचना जन कल्याण के बारे में पढ़ा, राजकाज के बारे में पढ़ा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में पढ़ा। अब आते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आखिर है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, देखो इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती चल रही थी। इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती चल रही थी। 103वीं जयंती थी और ये उस समय एक काल था और 20 नवंबर 2020 को 103वीं इंदिरा गांधी की जयंती पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने इस इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की। मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना या प्रारंभ की। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का नया जो वर्जन है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022 है। नया वर्जन क्यों है? क्योंकि जब शुरू की तब राजस्थान के आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के 5 जिलों में प्रारंभ की थी। एक तो पूर्वी राजस्थान का जो जिला था वो था 12, 5 जिलों में स्टार्ट की थी शुरुआत में, 5 जिलों में 12। जब ये 5 जिलों में प्रारंभ की तब पूछा गया क्वेश्चन है कि 5 जिलों में कौन कौन से में की। और इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है और राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिल्वर अवार्ड मिला है। जबकि जो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को है वो इसको गोल्ड अवार्ड मिला है और इसके अलावा इसको गोल्ड अवार्ड है वो हाउसिंग बोर्ड राजस्थान को मिला है। यानी 2 इसको गोल्ड अवार्ड है, 2 सिल्वर अवार्ड है। और इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। अब इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना जो प्रारंभ की गई तब वो शुरुआत में 5 जिलों में थी, 12 में थी। फिर ये दूसरा जिला यहां डूंगरपुर है दक्षिणी राजस्थान का, तीसरा जिला है वो बांसवाड़ा है तीसरा जिला, और चौथा जो जिला था वो था प्रतापगढ़, और 5वां जो जिला था वो था उदयपुर। शुरुआत में ये इन 5 जिलों में प्रारंभ की थी और 5 जिलों में प्रारंभ की और कुल बजट उस समय 43 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारा मिनरल्स फंड है, जो खान एवं खनिज विभाग का मिनरल्स फंड है, जियोलॉजी और खान विभाग का जो एक फंड है जो वंचितों को दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लगाया जाता है, उस फंड को काम में लिया जा रहा है।
तो इस प्रकार 43 करोड़ रुपए जारी किए थे। और वर्तमान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022 में 33 जिलों में प्रारंभ कर दी गई, इसलिए वर्तमान में ये सुर्खियों में रही है। क्यों जारी की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना? गर्भवती महिला की दूसरी संतान पर है 5 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में। 5 किस्तों में टोटल कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए दिए जाते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके प्रथम बच्चे के बाद में दूसरे बच्चा होने पर 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और यदि आपने स्वास्थ्य महिलाएं बाल विभाग या स्वास्थ्य विभाग में आपने चिकित्सा में आपने उसको रजिस्ट्रेट करवा दिया है गर्भवती महिलाओं को, तो आप अपने आप बिना किसी, ये पेपरलेस है, बिना किसी कोई फॉर्म में अप्लाई किए हुए आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या ब्लॉक स्तर पर, सीएससी पर, पीएससी पर यदि उसको रजिस्टर्ड है वो, तो अपने आप दूसरी संतान पे 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। देखो 5 किस्तों में 6,000 रुपए कैसे दिए जाते हैं? यदि वो रजिस्टर्ड हो गई है कहीं भी, यदि वो रजिस्टर्ड हो गई है तो उसे 1,000 रुपए किस्तों में दिए जाते हैं। दूसरा, यदि प्रसव पूर्व उसने 2 जांचें करवा दी है, 2 बार उसने चेक करवा दिया है, तो भी उसे 1,000 रुपए दिए जाते हैं। तीसरा, यदि प्रसव के 105 दिन बाद उसका टीकाकरण का काम हो गया है, तो उसे 1,000 रुपए दिए जाते हैं। और यदि उसने परिवार नियोजन अपना दिया है 3 महीने के अंदर, प्रसव के 3 महीनों के अंदर यदि उसने परिवार नियोजन अपनाया है, तो उसे 2,000 रुपए दिए जाते हैं। और फिर 5वीं किस्त पे उसे 1,000 रुपए और दिए जाते हैं। गर्भवती महिला के पेट में पल रहे एक औसत एवरेज वजन से कम बच्चे की सुरक्षा के लिए, उस महिला के स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, और एक राजस्थान के अंदर एक एवरेज औसत वजन से कम वजन वाले बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिला के गर्भवती महिलाएं, बाल जो पैदा होने वाला, उन दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई। केंद्र गवर्नमेंट ने एक प्रारंभ की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये उसका पूरक है। केंद्र गवर्नमेंट की है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये उसकी पूरक है। इसमें जो रजिस्टर्ड डेड है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ नहीं ले सकती। यदि किसी महिला का 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में यदि गर्भ गिर जाता है और यदि वो बाद में कुछ महीनों के बाद में पुनः वो गर्भवती होती है, तो दूसरी संतान पे वो वापस हकदार होती है और उसे सारी सुविधा मिलेगी। जो आगे यदि उसे 4 महीने, 5 महीने या 12 महीना जो भी है, उसका जो दूसरी संतान पे उसको जो सुविधा मिल रही थी, वो उस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरे बालक या बालिका के जन्म पर भी रजिस्टर्ड होने पर उसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से जो है नवाजा जाएगा, उससे सहायता दी जाएगी। तो ये महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि देखते किधर है, लिखते किधर है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि बोर्ड पे अपने को ऐसा लगता है कि बोर्ड पे मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन कई बार गलतियां हो भी जाएं, तो आपको मुझे ध्यानाकर्षण करवाना है। आगे हमारी तीसरी योजना है कि तीसरी जो न्यूज है, जो राजस्थान सूजस की न्यूज है और वर्तमान अखबार की सुर्खियां बटोरी है कि 1971 के युद्ध के नायक श्री भैरू सिंह के निधन पर शोक जताया। किसने? मुख्यमंत्री जी ने। 1971 के युद्ध में, 1971 का युद्ध ये था कि, और भैरू सिंह जी कहां तैनात थे? ये हमारा जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, यहां पड़ता है जैसलमेर, यहां पड़ता है पोखरण, और यहां पड़ता है एक मंदिर है तनोट। तनोट से आगे जैसलमेर,
और पाकिस्तान की सीमा पर एक स्थान स्थित है लोंगेवाला। लोंगेवाला, यह लोंगेवाला पोस्ट है वर्तमान में, और इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है लोंगेवाला पोस्ट। 1971 के अंदर लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो पोस्ट दोरों के बीच में स्थापित थी, और इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या केवल 120 सैनिक थे। 120 सैनिक भारतीय थे और सामने पाकिस्तान के 2000 सैनिक थे। 2000 पाकिस्तान के सैनिक थे और 65 टैंक थे उनके पास में, और एक उनके पास में मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। तो वो नायक भैरव सिंह जी 120 सैनिकों में शामिल थे, और पंजाब की एक 23वीं बटालियन थी, और उस 23वीं बटालियन के मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुर ये नेतृत्व कर रहे थे। और कहते हैं कि जब 1971 का युद्ध छिड़ा, सर्वप्रथम 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने, तो पाकिस्तान को दो भागों में, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को बांटा गया था, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे वर्तमान में अपन बांग्लादेश कहते हैं। इन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में आवागमन के लिए भारतीय जमीन ही दी गई थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को किसी भी प्रकार का, उस समय पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत करके आई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा थी वो बंगाली थी, क्योंकि वो बंगाल से काट करके बनाया था। उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज बिल्कुल पश्चिमी पाकिस्तान से अलग थे, और पश्चिमी पाकिस्तान की जो भाषा थी वो उर्दू थी। पश्चिमी पाकिस्तान को यह गंवारा नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान पर राज करें, और इसी बात को लेकर के जब अवामी लीग जीत गई और शेख मुजीबुर रहमान जब सरकार बनाने चले, तब पश्चिमी पाकिस्तान के यहिया खान जैसे व्यक्ति ने उस बात को नकार दिया। बस क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी एक सेना बनी। उस मुक्ति वाहिनी जब सेना बनी तो पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन चलाया। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया नियाजी खान के नेतृत्व में, और उस ऑपरेशन का नाम दिया सर्चलाइट ऑपरेशन। और इस सर्चलाइट ऑपरेशन के कारण पूर्वी पाकिस्तान के जितने भी बंगाली थे वो सारे भाग करके पूर्वी भारत में आकर के शरण लेने लगे। इस प्रकार हमारा असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें एक शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने यह बात यूएन में उठाई और विश्व पटल पर उठाई और कहा कि हमें सहायता दी जाए। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान 1965 का जब युद्ध किया गया तो भारत के लिए भी यह खतरा था कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ सकता था, पूर्वी और पाकिस्तानी मोर्चों पर लड़ सकता था। और भारत ने भी देखा कि मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया जाए ताकि पूर्वी पाकिस्तान की समस्या हमेशा के लिए निपट जाए। और इस प्रकार जब शरणार्थी आए तो उनकी मुक्ति वाहिनी सेना ने जब मदद की तो पश्चिमी पाकिस्तान आग बबूला हो उठा और उसने भारत पर अटैक कर दिया। वही एक अटैक 1971 का युद्ध कहलाता, और उसके अंदर नतीजा यह था कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर नियाजी ने सिग्नेचर किए और नतमस्तक हो गए। और 16 दिसंबर को विजय दिवस आज भी मनाया जाता है। वो बांग्लादेश नवनिर्माण देश के रूप में, यादगार के पल के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार का जो युद्ध एक मोर्चे पर, जब पश्चिमी मोर्चे पर लड़ा गया तो एक लोंगेवाला में भी लड़ा गया। 120 सैनिकों ने डट करके मुकाबला किया, 2000 सैनिकों का, 65 टैंकों का और एक मोबाइल इन्फेंट्री का। उनमें हमारे वीर थे भैरव सिंह, और भैरव सिंह को कई बार तो उन्हें गुमनाम शहीद भी बता दिया गया, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाश में आए। और सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह का रोल किया बॉर्डर फिल्म में, और उससे ये सुर्खियों में आए। तो ऐसे जवान वीर का अभी जब देहांत हो गया तो
हमारे मुख्यमंत्री जी ने अश्रुपूरित उन्हें श्रद्धांजलि दी और खूब सारे नेताओं ने उन्हें यादगार, और पश्चिमी राजस्थान में एक राष्ट्रभक्ति की पुनः लहर खड़ी हुई भैरव सिंह जी के निधन पर कि ऐसा जवान और सूरवीर साहसी व्यक्ति था कि जिन्होंने 2000 सैनिकों का, 65 टैंकों का और एक मोबाइल इन्फेंट्री का केवल 120 सैनिकों ने कहते हैं कि नेतृत्व किया। मेजर कुलदीप सिंह उन दौरों के बीच में था, और जब इन्होंने धर्मवीर, लेफ्टिनेंट धर्मवीर को जब पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजा तो उन्होंने सूचना दी मेजर कुलदीप सिंह को कि पाकिस्तान के इतने सैनिक और टैंक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और लोंगेवाला से होते हुए वो जैसलमेर के रामगढ़ से होते हुए उनका दिल्ली जाने का प्लान था। तो इस प्रकार उस चौकी पर मेजर कुलदीप सिंह नेतृत्व कर रहे थे। मेजर कुलदीप सिंह ने अपने मुख्यालय को संदेश भेजा तो मुख्यालय से 2 विकल्प उनके सामने दिए गए। पहला विकल्प यह दिया गया कि डटकर मुकाबला किया जाए या चौकी को खाली करके पीछे हट लिया जाए, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने शूरवीरता का परिचय दिया और उन्होंने लोंगेवाला पे डट करके मुकाबला करना पाकिस्तान का मुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि कायरों की भांति भागेगा तो नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान के मुकाबले के लिए जब तैयार हुए तो 3 दिसंबर का समय था और 5:40 पर यह सूचना पहुंच चुकी थी, लेकिन इधर रात हो रही थी। तब मुख्यालय पे भेजा गया कि हमें जो है वायुसेना का सहारा दिया जाए, और वायुसेना हमारे ऊपर से जब इस प्रकार पाकिस्तान के ऊपर करेगी तो नीचे हम मार्च पास्ट करेंगे। लेकिन रात हो चुकी थी, तो इधर हमारे जो हंटर और मारुत नामक वायु सेना थी, उन्होंने रात के उड़ान के समय मना कर दिया, लेकिन सुबह होते होते वायुसेना ने जब उन्हें कवरेज दिया तो कहते हैं कि कुलदीप सिंह जी रात के समय बढ़ते हुए पाकिस्तान के टैंकों को बारूद की सुरंगें बिछा करके एक जाल की बाढ़ बना करके रोका गया, और 2 टैंकों को भयंकर रूप से जलाया तो आकाश के अंदर उजाला हो गया, और भारतीय सैनिक दौरों के ऊपर ऊंचाई पे थे और उन्होंने एक मामूली सी गन जो एंटी टैंक गन थी उनके माध्यम से हमला किया, और पाकिस्तानियों ने सोचा कि पूरी जमीन को उन्होंने माइंस में बदल दिया है, और उस बाढ़ के आगे जाने में 2 घंटे उनको लग गए। तब तक वायुसेना का कवरेज मिला और पाकिस्तानी टैंकों को देखते ही देखते धराशायी कर दिया गया। ऐसा लोंगेवाला का युद्ध 120 सैनिकों ने लड़ा जो पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तानी ऊंधे मुंह लौट गए। इस प्रकार ये लोंगेवाला पोस्ट का जो युद्ध है 1971 को भैरव सिंह उस समय हमारे शूरवीर उनके साथ थे, उनका निधन हमारे लिए बड़ा ही अपूर्णीय क्षति है। आइए आज हम सब मिलकर के 2 मिनट का मौन रख करके उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सत नमन कहते हैं। अगली हमारी न्यूज है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन। ये भी राज्य सरकार की एक उपलब्धि है। राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने राजीव गांधी ओलंपिक कराया, वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आज तक का ऐसा कोई खेल नहीं है कि जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो, और राजस्थान का पहला, भारत का पहला ऐसा मैच, ऐसा गेम जो हमने आयोजित करवाया कि 30 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन खेलने के लिए करवाया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है वो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती पर 29 अगस्त के दिन प्रारंभ किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। सरकार का दावा है कि 30 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया। 30 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया, लगभग 30 लाख लोगों ने। इसमें राज्य सरकार कह रही है कि हमने 6 खेल जो इसमें खेले गए, इसमें एक खेल था हॉकी, एक था टेनिस क्रिकेट और एक था कबड्डी। खो खो भी था, लेकिन खो खो केवल महिला का था, पुरुषों का खो खो नहीं था। पुरुषों का खो खो नहीं था। इसके बाद अलावा शूटिंग बॉल था। टोटल कितने गेम थे? 6 गेम थे। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने गेम खेले गए, तो 6 गेम खेले गए, 6 मैच खेले गए। अच्छा, पहला ग्रामीण स्तर पर जो हुआ वो लगभग हुआ 29 अगस्त से 1 सितंबर तक।
29 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ 2022 में। 29 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में राज्य सरकार का यह भी दावा है कि इसमें 2.68 लाख टीमों ने भाग लिया। देखो टीम की संख्या थी 2,68,000। 2,68,000 तो केवल टीम थी। तो खिलाड़ियों की कल्पना की जा सकती है कि टोटल रजिस्टर्ड जो किए वो 30 लाख थे। 30 लाख लोगों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम 6 में से कोई ना कोई एक गेम या 2 गेम खेलेंगे या 3 गेम खेलेंगे। ऐसे रजिस्टर्ड करने वाले लोगों की संख्या 30 लाख थी। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक हुआ नीचे के स्तर पे प्रथम जो स्तर हुआ वो 29 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य हुआ और 2,68,000 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरा स्तर पर हुआ जो ब्लॉक स्तर पर हुआ उसमें 5.5 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया और 47,000 टीमें थी। दूसरा स्तर 47,000 टीमें थी और लगभग 5.5 लाख खिलाड़ी थे। 5.5 लाख खिलाड़ी थे, 47,000 टीमें और 5.5 लाख खिलाड़ी ये भाग लिया। ये सितंबर महीने में आयोजित किया गया और वो 12 से 15 सितंबर के बीच में किया गया। 12 से 15 सितंबर के बीच में। तीसरा जो लेवल हुआ वो जिला स्तर पर हुआ। जिला स्तर पर हुआ वो 29 सितंबर को आयोजित हुआ। जिला स्तर पे जो आयोजित हुआ वो 29 सितंबर को आयोजित हुआ। इस 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य जिला स्तर पे आयोजित हुआ। इसमें भी राज्य सरकार का यह दावा है कि हमारी जो टीमें थी वो 3127 टीमें थी। टोटल 3,127 टीमें थी और 34,700 लोगों ने भाग लिया, खिलाड़ियों ने भाग लिया और 3127 टीमें थी। टीमों की संख्या 3127 थी और खिलाड़ियों की संख्या 34,700 थी। चौथा जो गेम है वो SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्तर हुआ। सवाई मानसिंह जो जयपुर लेवल पे हुआ, स्टेट लेवल पे हुआ। इसमें राज्य सरकार का दावा है कि ये जो है 16 से 19 अक्टूबर के मध्य हुआ। चौथा स्तर 16 से 19 अक्टूबर के मध्य हुआ और राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि इसके तहत हमने खिलाड़ी जो राज्य स्तर पर रहे उनको नौकरियों का जो प्रावधान है उनके तहत हमने नौकरियां भी दी और राज्य स्तर पर लगभग 3700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब देखो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। ऐसा पूछा जा सकता है कि कुल रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ? 30 लाख का। टोटल गेम कितने थे? वो थे 6 खेल थे और हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल ये जो मैच थे वो थे। हॉकी भी थी। तो इस प्रकार पहला जो स्तर है ग्रामीण स्तर पर जो 29 अगस्त से 1 सितंबर को किया गया, इसमें टोटल 2,68,000 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरा स्तर जो ब्लॉक स्तर पर हुआ वो 47,000 टीमें थी, 5.5 लाख लोग थे और 12 से 15 सितंबर के मध्य आयोजित हुआ। तीसरा जिला स्तर था। जिला स्तर का जो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य हुआ, 34,700 खिलाड़ी थे और 3127 टीमें थी और SMS स्टेडियम पर अंतिम और फाइनल हुआ। चौथा स्तर का राज्य स्तर पे हुआ तो उसमें जो है 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रकार लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला राजस्थान का राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है। अब ये वापस सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि राज्य सरकार यह कह रही है कि 26 जनवरी 2022 से हमारा जो शहरी ग्रामीण ओलंपिक भी हम कराएंगे। शहरी ग्रामीण ओलंपिक भी करवाएंगे और इस प्रकार राजस्थान में एक खेल जागरूकता कार्यक्रम और प्रोग्राम होगा और ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा ताकि खिलाड़ी जागरूक रहें, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर लेवल पर अपना परचम फहरा सकें और सक्षम एक नागरिक खेल के माध्यम से हम पैदा कर सकें। इस प्रकार शहरी ग्रामीण ओलंपिक और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक दोनों मैच करवाए जाएंगे। अभी जो गेम खेल चल रहे हैं
आगे हमें जो आएंगे वो 26 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 से शहरी ग्रामीण ओलंपिक करवाने की बात भी हमारे खेल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने कर चुके हैं। खेल मंत्री है हमारे श्रीमान अशोक जी चांदना, इन्होंने भी ये बात कह चुके हैं। तो इस प्रकार शहरी ग्रामीण ओलंपिक और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक करवा के एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ हमारी सरकार, राज्य सरकार है वो। अगला हमारा एक न्यूज और ले लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने अभी वर्तमान में 60 करोड़ रुपए जारी किए गए, और 60 करोड़ रुपए जो जारी किए गए वो किए गए निर्भया फंड के लिए। निर्भया फंड के लिए राजस्थान सरकार ने 60 करोड़ रुपए जारी किए। निर्भया फंड क्या है? निर्भया फंड, बात आती है कि निर्भया फंड है क्या। निर्भया फंड नारी सशक्तिकरण के लिए है, नारी सशक्तिकरण और नारी डिफेंस के लिए, नारी सुरक्षा के लिए एक फंड है। 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक भयंकर घटना घटी, एक दुर्दांत घटना घटी कि एक बालिका जो अपने मित्र के साथ में कहीं यात्रा कर रही थी, कुछ दुर्दांत व्यक्तियों ने, समाज कंटकों ने उसके साथ में बलात्कार किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तब एक आंदोलन हुआ सशक्तिकरण के लिए, नारी शक्ति के लिए और नारियों की सुरक्षा के लिए। उस आंदोलन के दौरान जब आंदोलन शांत हुआ तो सरकार ने यह कहा कि हम एक निर्भया फंड बनाएंगे और उस बालिका के नाम पे, बालिका का हालांकि वास्तविक नाम निर्भया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और अखबारों ने, न्यूज़पेपरों ने उसको निर्भया नाम दिया, एक अज्ञात नाम निर्भया दिया और निर्भया फंड जारी किया। और निर्भया फंड उस समय जारी किया, उस समय यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 गवर्नमेंट थी और उस समय वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम ने उस समय जो पहला बजट जारी किया वो 1000 करोड़ रुपए का था, 1000 करोड़ रुपए का था। और फिर सरकारें 1000 करोड़ रुपए का आवंटन इस फंड के लिए करती रही और नारी सशक्तिकरण के लिए करती रही, विभिन्न नारियों की सेल्फ डिफेंस के लिए करती रही, नारियों की ऐसी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए की गई और अलग अलग न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यांश और केंद्रीयांश के रूप में निर्भया फंड की स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान में सरकारें इस बजट का आवंटन कम करते करते 500 करोड़ रुपए कर चुकी है। 500 करोड़ रुपए 2021-22 और 2022-23 के बजट में इस प्रकार 500 करोड़ रुपए केंद्र गवर्नमेंट ने आवंटन किए। और बड़ी दुविधा की बात यह है कि निर्भया फंड इतना कम होता जा रहा है और निर्भया फंड को कई सरकारें काम में भी नहीं ले रही है। उनमें सरकारों में सबसे ज्यादा जो काम में लिया है, या तो 50% लिया है या 50 से थोड़ा ज्यादा लिया है। सबसे ज्यादा लेने वाली सरकारों में निर्भया फंड का उपयोग करने वाली सरकार है चंडीगढ़। दूसरा निर्भया फंड का जो उपयोग किया है वो सरकार है मिजोरम की, मिजोरम सरकार ने किया है। उसके बाद में जो किया है जैसे यूके, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। लेकिन कुछ सरकारें जैसे लक्षद्वीप है, महाराष्ट्र है, इन सरकारों ने निर्भया फंड को छुआ तक नहीं है और इन्होंने बिल्कुल काम में ही नहीं लिया है। बड़ी विडंबना की बात यह है कि निर्भया कांड 2012 में दिल्ली में हुआ था और दिल्ली सरकार ने भी कुल बजट आवंटन का 0.84% भाग ही काम में लिया, जबकि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और दिल्ली सरकार भी इस प्रकार अनजान है। उसने जितना धन निर्भया फंड में आवंटित हुआ उसका 1% से कम ही केवल उपयोग कर पाई दिल्ली सरकार। बंगाल जैसी पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है वो भी उसे कम यूज कर पाई और वो केवल 0.76%, यानी ये भी 1% से कम कर पाई। माननीय अशोक गहलोत जी का सुजस राजस्थान में यह दावा है कि हमने इस निर्भया फंड के तहत 45 पोक्सो न्यायालय की स्थापना की थी। इन 45 पोक्सो न्यायालयों में अलग कर्मचारियों की व्यवस्था की और उनको कैद्यांश और राज्यांश उनको बजट आवंटित करके उनके वेतन की व्यवस्था की गई। तो पोक्सो एक्ट के तहत 45 न्यायालय भी संचालित हो रहे हैं। तो इस प्रकार निर्भया फंड नारी सशक्तिकरण का फंड है। आगे बिल्कुल हम सुबह के समय आपके सामने सेवा देते रहेंगे। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।